तो आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है पंक्चुएशन। और पंक्चुएशन एक्चुअली क्या होता है? पंक्चुएशन जो शब्द आया है वो आपने मैम आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? नहीं। अब आ रही है? यस मैम। पायल अब आ रही है आवाज? यस मैम। पंक्चुएशन जो शब्द बना है, आप लोगों ने पंक्चुअल सुना होगा। पंक्चुअल वो टाइम का बहुत पंक्चुअल है। क्या मतलब होता है इसका? पंक्चुअल का मतलब होता है पाबंद, एक तरह का बंधन, एक तरह का डिसिप्लिन। तो पंक्चुएशन अगर हम इस सेंस में समझे तो पंक्चुएशन है लैंग्वेज का डिसिप्लिन। पंक्चुएशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? ये क्या है? लैंग्वेज का डिसिप्लिन, जो हम लिख रहे हैं, रिटन लैंग्वेज का डिसिप्लिन है। पंक्चुएशन हमें कहाँ यूज करना होता है? जब हम किसी सेंटेंस को, अपनी लिखी हुई किसी भी चीज को टुकड़ों में बांटने की कोशिश करते हैं, अलग अलग हिस्से डिवाइड करना चाहते हैं उसके, तब हमें पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करना पड़ता है, अलग अलग पंक्चुएशन मार्क्स का। और इन पंक्चुएशन मार्क्स में क्या क्या आ जाता है? जैसे कि कॉमा, जैसे कि सेमीकोलन, जैसे कि फुल स्टॉप, जैसे हाइफन, ब्रैकेट्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये सब क्या है? हमारे पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन, यस मैम। जिनसे ये तय होता है, जिनसे हम अपनी लैंग्वेज को बांधते हैं, उस पर एक अंकुश लगाते हैं, ये कह सकते हो आप। जैसा हम कई बार, मैक्सिमम आपने शायद हिंदी में भी ये सेंटेंस सुना होगा, एक नॉर्मल सा सेंटेंस होता है, रोको मत जाने दो। अब यहाँ पर केवल एक कॉमा से कितना अर्थ चेंज हो जाता है, ये आप लोग देखिए। अगर मैंने ये कॉमा रोको के बाद लगाया, तो मैं जब इसे पढ़ूंगी तब बोलूंगी रोको मत जाने दो। मतलब मैं रिस्ट्रिक्शन लगा रही हूं कि जाना परमिटेड नहीं है। और वही मैंने इस कॉमा की पोजीशन चेंज करके मत के बाद लगा दी, तो क्या हो गया सेंटेंस? रोको मत, जाने दो। मतलब मैं जाने की परमिशन दे रही हूं। तो एक कॉमा की पोजीशन चेंज होने से पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो पंक्चुएशन का यूज क्या होता है? टू स्ट्रक्चर और टू ऑर्गेनाइज योर राइटिंग। जब हम अपनी राइटिंग को, अपने लिखे हुए को सिस्टमैटिक करना चाहते हैं, तो हम पंक्चुएशन का यूज करते हैं। It is actually the system of signs and symbols given to the reader how a sentence is constructed and how it should be read. पंक्चुएशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें साइंस होते हैं, जो हम किसी रीडर को देते हैं कि उसे सेंटेंस कैसे बनाना है और कैसे पढ़ना है। ये पंक्चुएशन दोनों चीजें सिखाता है कि किसी भी सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, प्लस उसे लिखना कैसे है। इसका इम्पोर्टेंस तब होता है जब हम अपनी कही हुई बात एज इट इज सामने वाले तक पहुंचाना चाहें। हम अपनी राइटिंग में भी पंक्चुएशन का यूज कहाँ करते हैं? जहां हम कोई स्टॉप, कोई ब्रेकेज दिखाना चाहते हैं, और ये पंक्चुएशन ही रीडर को हमारी कही हुई बात समझने में हेल्प करता है। जब हम बात कर रहे हैं, मतलब ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, तब हमारे टोन के, हमारे वॉल्यूम के उतार चढ़ाव से हम कहाँ रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है, किस चीज को जोर से बोलना है, ये डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन रिटन लैंग्वेज में ये इम्पैक्ट कैसे क्रिएट होगा? इन पंक्चुएशन मार्क्स से। जहां हम एक्सक्लेमेशन मार्क लगा रहे हैं, मतलब वहां आश्चर्य का हम फीलिंग जता रहे हैं। जहां क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा है, मतलब वहां हम प्रश्न पूछ रहे हैं।
तो ये क्या है, किसी भी टेक्स्ट को डिवाइड करने के लिए जो हम टूल्स यूज करते हैं उन्हें हम पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं। इसमें जो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है पंक्चुएशन मार्क वो होता है कॉमा। अब इस कॉमा की यूटिलिटी क्या होती है और ये कहाँ यूज किया जाता है? कॉमा कहाँ यूज किया जाता है? ऐसे सेंटेंस में जहां राइटर या बोलने वाला जो लिख रहा है या अपनी बात को कहना चाह रहा है वो रोकना चाहता है कुछ समय के लिए, आगे की बात करने से पहले वो एक ब्रेक लेना चाहता है, या कोई फ्रेज हम नया ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। फ्रेज जैसा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसका इंडिविजुअली कोई मीनिंग नहीं होता, जो मीनिंग होता है वो आधा अधूरा होता है, और इसका मीनिंग कंप्लीट कब होता है? जब हम इसे किसी सेंटेंस में यूज करते हैं। फ्रेज मीनिंगफुल कब बनता है? जब उसे सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो जब हम कोई फ्रेज हमारे सेंटेंस में डालते हैं तब हमें कॉमा का यूज करना होता है, या जब हम बहुत सारे अलग अलग आइटम्स लिख रहे हैं और उनको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं तब हमें कॉमा लगाना होता है। जैसे आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, पायल, कोमल, मोहिनी, गोपाल, सरफराज, शक्ति। तो अब इतने सारे लोगों का मैं नाम ले रही हूँ, तो इन्हें पढ़ने में जो गैप आना चाहिए वो दिखाने के लिए मैं हर एक के नाम के बाद कॉमा लगाती हूँ। और यूज मोर देन वन एडजेक्टिव्स, जब हम एक से ज्यादा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं? हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी को डिस्क्राइब करते हैं। तो जब हम एक से ज्यादा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज करते हैं तब हमें कॉमा का यूज करना होता है। अब अगर कोई फ्रेज या क्लॉज हटाना हो तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज ना हो, इसलिए भी उसे कॉमा से बाइफरकेट कर दिया जाता है, यानी अलग कर दिया जाता है। जैसे हम एक सेंटेंस लेते हैं, द बॉय हु न्यू हिज मदर वॉज अबाउट टू अराइव रैन क्विकली टूवर्ड्स द ओपनिंग डोर। अब इस सेंटेंस के 3 हिस्से कर दिए गए हैं। एक कॉमा लगाया गया है द बॉय के बाद। सेकेंड पार्ट क्या है? हु न्यू दैट हिज मदर वॉज अबाउट टू अराइव। फिर एक कॉमा, ran quickly towards the opening door। अब अगर यहाँ मैंने कॉमा नहीं लगाए होते और मैं इसे बिना ब्रेक के पढ़ती तो इसका प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं होता। The boy who knew that his mother was about to arrive ran quickly towards the opening door। तो कॉमा लगाने की यूटिलिटी क्या होती है कि जब कोई फ्रेज वहां पर डाला जा रहा है, जब कोई क्लॉज डाला जा रहा है, तो उसको हटाने से भी उस सेंटेंस पर फर्क ना पड़े, जो मेन सेंटेंस है उस पर फर्क ना पड़े, उसका स्ट्रक्चर चेंज ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं जो सबसे कॉमनली यूज होता है, वो होता है फुल स्टॉप। और इसके बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हर सेंटेंस के कंप्लीट होने के बाद हम फुल स्टॉप लगाते हैं। ये इस Yeah. बात का इंडिकेशन ma'am. होता है कि आप एक थॉट को या एक आइडिया को कंप्लीट कर चुके हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं। हाँ. A series of 3 full stops can be used जब हम कुछ डॉट 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 ऐसा लगा देते हैं कुछ सेंटेंसेस में। तो ये सीरीज कब यूज की जाती है? जब हम कोई चीज अधूरी छोड़ रहे हैं। कोई कोटेशन आप लिख रहे हैं जो बहुत बड़ा है, पूरा आप किसी कारणवश नहीं लिख पाए, आप शुरू के 3 वर्ड्स लिख के डैश 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 करके आखिरी के 2 वर्ड्स लिख देते हैं, ये दिखाने के लिए, ये जताने के लिए कि इसमें बीच में कुछ है, इट इज इनकम्प्लीट, कंप्लीट नहीं हुआ है।
तो एक डॉट यानी एक फुल स्टॉप किस चीज का इंडिकेशन है कि आपका जो थॉट है, आपका आइडिया है, आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो चुका है। और हम 3-4 डॉट लगा रहे हैं तो वो किस चीज का इंडिकेशन है कि हमने यहाँ बीच में कुछ छोड़ा है, कुछ ओमिट किया है। इसके अलावा हम इन डॉट्स का यूज कहाँ करते हैं? एब्रीवेशन में। जैसे हमें मोबाइल नंबर पूरा शब्द लिखना है तो हम वहां क्या करते हैं? पूरा न लिखते हुए MOB डॉट, नंबर के लिए NO डॉट, सीरियल नंबर S डॉट NO डॉट। तो ये जो डॉट है इनका यूज हम इस तरह के एब्रीवेशंस के लिए भी करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसा कि हम सब बचपन से जानते आ रहे हैं, इसे हिंदी में कहा जाता है विस्मय बोधक चिन्ह। अब विस्मय बोधक चिन्ह जैसा नाम से लगता है कि जब हमें किसी चीज पर आश्चर्य हो रहा हो, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है कि विस्मय बोधक चिन्ह केवल विस्मय ही दर्शाता है। आप लोगों को याद हो तो जो हमने इस तरह के रिएक्शंस पढ़े थे, exclamation. What is exclamation? It is actually any sudden reaction. क्या होता है exclamation? कोई भी sudden reaction, चाहे वो खुशी का हो, चाहे दुख का हो, चाहे सरप्राइज का हो। ऐसा कोई भी सडन रिएक्शन जब हम देते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन। हाँ। के बाद नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन मार्क्स। कई बार हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता कि वो क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन मार्क ये इंडिकेट कर देता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तुम कहीं जा रहे हो, ये एक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, क्वेश्चन भी हो सकता है। जब हम इसे फिजिकली पूछ रहे हैं, आमने सामने किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो हम अपना टोन चेंज करके पूछ लेते हैं। तुम कहीं जा रहे हो, दैट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट। तुम कहीं जा रहे हो, इट बिकम्स अ क्वेश्चन। और इसी को जब हम लिखने के फॉर्म में बोलते हैं, अगर हम इस चीज पर सरप्राइज दिखा रहे हैं कि तुम कहीं जा रहे हो तो वहां एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। अगर हम इसे क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं तो वो क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। डिफरेंस समझ में आया आपको? एक्सक्लेमेशन यानी ये जरूरी नहीं है कि हम वहां पर कोई एक्सप्रेशन सरप्राइज वाला ही हो, वहां पर आपका कोई भी सडन रिएक्शन हो सकता है। और जब आप उस चीज को क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ रहे हैं तो वहां आप यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। देन व्हाट कम्स नेक्स्ट इज सेमीकोलन। सेमीकोलन यानी एक डॉट और उसके जस्ट नीचे आप एक कॉमा लगाते हैं, उसे सेमीकोलन कहा जाता है। और जब आप एक के नीचे एक डॉट लगाते हैं तो उसे आप कहते हैं कोलन। और इन दो डॉट्स के साथ जब आप एक डैश लगाते हैं तो उसे कहा जाता है कोलन डैश। अब ज्यादा करके हम जो चीजें यूज करते हैं वो है सेमीकोलन। सेमीकोलन को नॉर्मली सबसे डिफिकल्ट साइंस में गिना जाता है, क्योंकि इसका एक्यूरेट यूज करना सभी के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। इसे यूज करने के लिए हम एक जनरलाइजेशन लगा सकते हैं कि जब हम दो एक दूसरे से जुड़े हुए सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, जैसा हम क्लॉजेस में पढ़ चुके हैं, रिलेटिव क्लॉजेस। सेंटेंस दो अलग अलग हैं लेकिन एक दूसरे से लिंक्ड हैं और हम एक दूसरे के साथ उन्हें कहना चाहते हैं।
जैसे we were sitting in the room, suddenly it started raining. हम एक कमरे में बैठे हुए थे, अचानक बारिश शुरू हो गई। यहाँ हम कॉमा लगाने की बजाय सेमीकोलन से इन्हें दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि हमें दिया गया मैम है, कैसे हाँ इसको हम मतलब अलग अलग दो भागों में कैसे डिवाइड करेंगे, आप एक बार प्लीज बताओ। हाँ, जैसा मैंने बताया कि we were sitting in a room, सेकेंड पार्ट क्या हुआ, suddenly it started raining। अब ये दो सेंटेंस क्या थे, एक दूसरे से हम उनकी कनेक्टिविटी दिखाना चाह रहे थे, इसलिए हमने सेमीकोलन का यूज किया। अदरवाइज हम इन्हें दो अलग अलग सेंटेंसेस के रूप में भी यूज कर सकते थे। ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, इनमें से हर एक सेंटेंस का अपना सब्जेक्ट है, अपना ऑब्जेक्ट है, अपनी वर्ब है। तो आप इन्हें अगर सेमीकोलन से अलग कर दें तो आप इन्हें इंडिपेंडेंटली भी सेंटेंस की तरह यूज कर सकते हैं। सेमीकोलन का यूज हमने क्यों किया है, इनकी एक दूसरे से कनेक्टिविटी दिखाने के लिए। अब क्लियर हुआ पायल, या अभी भी डाउट हो रहा है? यस मैम। जब भी हम दो ऐसे इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस की कनेक्टिविटी दिखाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, सेमीकोलन। उसके अलावा जब हम बहुत सारे डिटेल्स की लिस्ट बनाते हैं, मतलब कॉमा का सब्स्टिट्यूट सेमीकोलन हो सकता है। कैसे? There were representatives from many countries. अब हम यहाँ पर अगर लाइक नहीं लगाते, नॉर्मली हम जब बहुत सारी चीजों का नाम यूज करते हैं तो हम फॉर एग्जाम्पल या लाइक ऐसे वर्ड्स लगाते हैं। अब मैं यहाँ पर ये कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। There were representatives from many countries, पेरिस, फ्रांस, यूएसए, इंग्लैंड, तो इन सब के बीच में हम क्या यूज करेंगे, सेमीकोलन। उसके बाद जो नेक्स्ट मार्क हमारे पास आता है वो होता है कोलन। अब कोलन कहाँ यूज किया जाता है, एक पॉज देने के लिए दो फ्रेजेस के बीच में। अगेन ट्राई टू डिफरेंशिएट बिटवीन सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ, याद है या नहीं कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है? फ्रैंकली बोलो। सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे और अगर कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो कंफ्यूज होगे। फ्रैंकली बोलो, याद है कि नहीं? नहीं याद है मैम। पायल, कोमल, नहीं याद है यस मैम। मैम। कोमल याद है? रिपीट करो मैम थोड़ा थोड़ा सा मतलब नहीं मैम, मैं तो सेंटेंस इतना। चलो कोई बात नहीं बेटा, ये तीन मिलते जुलते स्ट्रक्चर होते हैं, सेंटेंस, फ्रेज अच्छा एंड क्लॉज। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, जैसा अभी भी मैंने बताया था, ये सभी वर्ड्स के ग्रुप हैं, लेकिन फ्रेज वर्ड्स का छोटा ग्रुप है। छोटा मतलब 4-5 वर्ड्स का मैक्सिमम होता है। मीनिंगफुल होता है, नो डाउट मीनिंग होता है इसका, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग होता है।
इसका कंप्लीट मीनिंग तभी समझ में आता है जब इसका यूज किसी सेंटेंस में हो, दैट इज फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, द ग्रीन पेन which is in your hand belongs to my sister. अब यहाँ इसका पहला हिस्सा क्या है? द ग्रीन पेन. और ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रीन पेन के बारे में. ग्रीन पेन की. नॉट ओनली पेन, द ग्रीन पेन, अ पर्टिकुलर ग्रीन पेन. वो ग्रीन पेन जो तुम्हारे हाथ में है. इट इज नॉट अ जनरल ग्रीन पेन, इट इज अ पर्टिकुलर ग्रीन पेन विच इज इन योर हैंड. तो ये ग्रीन पेन पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है. और जब सब्जेक्ट 2 या 3 वर्ड्स का होता है, एक से ज्यादा वर्ड्स का होता है, तो इस तरह के वर्ड्स के ग्रुप को हम फ्रेज की कैटेगरी में कंसीडर करते हैं. अब अलग से अगर मैं ग्रीन पेन, केवल ग्रीन पेन कहती हूँ तो वो मीनिंगफुल है, लेकिन उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है. सेंटेंस को हम हमेशा कैसे डिफाइन करते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स. बट sentence is a group of words which are organized systematically, giving a complete sense. कौन सा ग्रुप है वर्ड्स का? जिन्हें सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो पूरा मीनिंग देते हैं, दैट इज सेंटेंस. लाइक आई एम योर इंग्लिश टीचर. ये क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है जो पूरा एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है. क्यों? क्योंकि इन्हें सिस्टमैटिकली रखा गया था. इसी के अपोजिट अगर मैं आपको एक रैंडमली अरेंज्ड ग्रुप दे दूं, जैसे टीचर, इंग्लिश, एम, योर, आई, क्या आप इसे सेंटेंस कहेंगे? नहीं. नो. क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं है. और मीनिंग क्यों नहीं है? क्योंकि इसे सीक्वेंस में सिस्टमैटिकली नहीं लिखा गया है. तो वर्ड्स का ऐसा ग्रुप जिसे सिस्टमैटिकली लिखने से वो पूरा मीनिंग देता है, दैट बिकम्स अ सेंटेंस. ये सेंटेंस है. फ्रेज क्या है? वर्ड्स का ग्रुप है जो मीनिंग देता है बट इनकम्प्लीट मीनिंग देता है. दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, फ्रेज इनकम्प्लीट मीनिंग देता है. और क्लॉज इंडिपेंडेंटली एक सेंटेंस होता है, उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, लेकिन वो मेन सेंटेंस का एक हिस्सा होता है जो उसके मीनिंग को इनहेंस करता है, रिवाइज करता है. इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपने बचपन में डू एज डायरेक्टेड में सेंटेंसेस कंबाइन किए होंगे. 2 सेंटेंसेस को सो दैट लगाकर या एंड लगाकर ज्वाइन किया होगा. तो वो जो 2 अलग अलग इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपने जोड़े थे, वो जब एक सेंटेंस में बंध जाते हैं तो उन पार्ट्स को हम क्लॉज कहते हैं. एक्चुअली वो भी सेंटेंस ही है, लेकिन जब वो 2-3 मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उस एक हिस्से को हम क्लॉज कहते हैं. अब तीनों में डिफरेंस क्लियर हुआ? फ्रेज इनकम्प्लीट मीनिंग, सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग, क्लॉज इट इज अ सेंटेंस बट इट इनहेंसेस मीनिंग. क्लॉज है तो सेंटेंस, लेकिन ये क्या करता है? मीनिंग को और बढ़ाता है. क्लियर हुआ यहाँ यस तक? मैम. तीनों Yes, में ma'am. डिफरेंस? Yes, ma'am.
तो अब कोलन क्या है, हम पढ़ रहे थे एक्चुअली कोलन। तो कोलन जब हम दो फ्रेजेस को एक साथ यूज करते हैं तो उन्हें अलग करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है कोलन। जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कोलन गाइडलाइन फॉर टेलीफोन एडवाइजर। या इसे और सिंपल तरीके से समझें कि मैंने आपको 5th यूनिट आज पढ़ाई लैंग्वेज स्किल्स, उसके आगे मैं कोलन लगाकर मैंने आज कौन सा टॉपिक पढ़ाया, पंक्चुएशन। आप अगर अपना सिलेबस देखेंगे तो वहां आपको इस तरह के कोलन लगे हुए दिखेंगे कि वहां आपकी यूनिट का नाम होगा और फिर एक कोलन लगा हुआ होगा और उसके आगे उसके सब टॉपिक्स के नाम दिए होंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं एपोस्ट्रोफी पे। एपोस्ट्रोफी अक्सर आपने किसी के नाम के साथ ऊपर एक कॉमा लगा हुआ देखा होगा और वहां पर एस लगा हुआ देखा होगा। ये एपोस्ट्रोफी मार्क एक्चुअली पोजीशन या अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है। जैसे ये पायल का मोबाइल फोन है, दिस इज पायल एस सेल फोन, पायल्स सेल फोन। तो वो एस हम डायरेक्टली नहीं लगा सकते क्योंकि ऐसा करने से वो प्लूरल बन जाएगा। जब हमें पोजीशन दिखाना होता है तो हम एक ऊपर कॉमा लगाकर और एस लगाते हैं जिसे एपोस्ट्रोफी एस कहा जाता है। और इसकी यूटिलिटी जो होती है वो पोजीशन दिखाने के लिए ही होती है। दूसरा इसका जो यूज होता है वो शॉर्ट फॉर्म्स के लिए होता है। जैसे जब हम डू नॉट को डोंट या वुड नॉट को वोंट लिखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि डू के बाद हम एन लिखते हैं और फिर एक कॉमा लगाकर टी लगाते हैं डोंट लिखने के लिए। तो ये जो एक सिंगल कॉमा हम इन्हें सेपरेट करने के लिए लगाते हैं या किसी वर्ड को स्किप करने के लिए, किसी अल्फाबेट को स्किप करने के लिए लगाते हैं, उसे हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी मार्क। यहां तक सभी को सब कुछ क्लियर है? जी मैम। और आज के लेक्चर का टाइम तो आप लोगों का एंड हो गया है। और नेक्स्ट लेक्चर कब लेना है आप बता दो। मैम आप जब बोलो। बेटा मैं तो बहुत कुछ बोलती हूँ, मेरी सुनता कौन है? मैम हमने आज सुना ना, मतलब फिक्स टाइम आ गए। इसलिए तो बोल रही हूँ कि आप लोग डिसाइड कर लो कि नेक्स्ट लेक्चर कब रखना है। ओके मैम, हम आप लोग हमारा डिसाइड करके आपको मैसेज कर देंगे। पर फ्राइडे सैटरडे ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स रहते हैं और एक बार मेरे से टाइम कंफर्मेशन ले लेना बेटा डिसाइड यस करने मैम। के बाद भी। तो आज की मीटिंग एंड करें। कोई डिफिकल्टी हो तो निकाल के रखो। आज अपना डिसाइड यही हुआ था कि